नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल विद संदीपिका में। आज की इस वीडियो में हम प्रगतिवादी कवियों के से जुड़े 30 अत्यंत महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं जो यूजीसी, नेट, पीजीटी, टीजीटी, सीटेट, एचपीटेट, एचपीएससी तथा मतलब जितनी भी हिंदी साहित्य की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए बेहद उपयोगी हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध, अगर आप इस हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं प्रकृतिवादी कवियों पर आधारित आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रकृतिवाद का आरंभ हिंदी साहित्य में किस वर्ष से माना जाता है? प्रकृतिवाद का आरंभ जो है वो हिंदी साहित्य में किस वर्ष से माना जाता है? तो ये है हमारा 1936। ठीक है, उससे पहले कौन सा काल था? तो वो था क्षयवाद काल। ठीक है, अगर आप उससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देखें। नेक्स्ट है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन का संबंध किस संगठन से माना जाता है? तो किससे माना जाता है? हिंदी में जो प्रगतिवादी आंदोलन हुए हैं वो मतलब जो संगठन बने, मतलब किस संगठन से माना जाता है? तो वो प्रगतिशील लेखक संघ से माना जाता है। ठीक है, प्रेमानंद जी जिसके अध्यक्ष भी रहे हैं। वे तोड़ते पत्थर कविता के रचयिता कौन हैं? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, नेक्स्ट है, कुकुरमुत्ता किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? कुकुरमुत्ता, तो ये जो कवि हैं इनकी सारी ही रचनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, अब तोड़ती पत्थर भी इन्हीं की है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, और जो कुकुरमुत्ता है वो भी इन्हीं की है। ठीक है, ये इनकी आपने देख लेने हैं कि इनकी जो ये रचनाएं हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और आपने इनको याद रखने हैं। एग्ज़ाम्स में यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। जन कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जन कवि, ठीक है, तो वो कौन है? हमारे नागार्जुन जी। ठीक है, जिनको जन कवि भी बोला जाता है, नागार्जुन जी को। नेक्स्ट है, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? क्या था उनका वास्तविक नाम? मतलब नागार्जुन के नाम से तो उन्होंने कविताएं लिखी, बट जो पहले उनका नाम था वो क्या था? तो वो था हमारा वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो आप लोगों ने भी साथ में वीडियो को देखते रहना है और अपने ऑप्शन जो है, जो भी आप ऑप्शन लगा रहे हो, जितने आपके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो आपको ये पता चलता रहेगा कि हमारी तैयारी कैसे चली हुई है। ठीक है, आपने भी साथ साथ में आंसर अपने लिख के रखने हैं, फिर बताना है कमेंट बॉक्स में कितने आपके आंसर ठीक हो पा रहे हैं। अकाल और उसके बाद कविता के रचयिता कौन है? तो इसका क्या आंसर होगा? अकाल और उसके बाद कविता। ठीक है, कई बार यस भी पूछा जाता है कि क्या विधा है? अकाल और उसके बाद विधा क्या है इसकी? तो ये क्या है? एक कविता है। ठीक है, तो नागार्जुन जी हैं इसके रचयिता। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर को किस उपाधि से जाना जाता है, यानी किस टाइटल के नाम से उनको जाना जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को जो है वो राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। हुंकार के रचयिता कौन है? हुंकार के रचयिता हैं दिनकर जी। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर को ही किस उपाधि के नाम से जाना जाता है? राष्ट्र कवि भी वो ही हैं, दिनकर जी ही हैं, और हुंकार भी किसकी है? तो ये है हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी की। नेक्स्ट है, रश्मि रथी के लेखक कौन हैं? रश्मि रथी,
वृषिमरथी के लेखक भी कौन हैं? ये भी दिनकर जी ही हैं। रामधारी सिंह दिनकर जो है वृषिमरथी के लेखक हैं। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र किसकी प्रसिद्ध कृति है? कुरुक्षेत्र, तो ये भी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। कुरुक्षेत्र जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी प्रसिद्ध रचना है और आप लोगों ने इसको याद रखना है। नेक्स्ट है अंधेरे में कविता के रचयिता कौन है? फैंटेसी के कवि किसे माना जाता है? तो वो कौन है? कल्पना के कवि, ठीक है, मुक्तिबोध जी, ठीक है, मुक्तिबोध की ही है ये अंधेरे में कविता। नेक्स्ट है गजानन माधव मुक्तिबोध किस काव्य धारा से जुड़े हुए हैं? तो आज हम किन कवियों के बारे में पढ़ रहे हैं? जो हमारा टॉपिक है प्रगतिशील कवि, ठीक है, तो उन्हीं से है ये हमारे कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जो है वो प्रगतिवादी नई कविता से जुड़े हुए थे। मतलब नई कविता इससे आगे वाले जो फिर प्रगतिवाद के बाद प्रगतिशील फिर नई कविता आई, तो वहाँ पे भी गजानन माधव मुक्तिबोध जो है वो वहाँ पे भी है नई कविता में, जिसको कि जो हमारे आगे जी हैं उन्होंने 4 सप्तक बनाए थे, तो 4 सप्तक में इनका भी नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध का। और ये प्रगतिवाद में भी इन्होंने रचनाएं जो हैं वो लिखी हुई हैं। तो क्या इसका आंसर होगा? प्रगतिवादी नई कविता से, ठीक है, दोनों ही। अगर एक आता है नई कविता आता है तो आपने नई कविता पे क्लिक करना है। अगर प्रगतिवाद आता है अकेला ही, प्रगतिवाद दोनों आते हैं तो दोनों पे क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट है शमशेर बहादुर सिंह की कविता की प्रमुख विशेषता क्या है? शमशेर बहादुर सिंह की प्रमुख विशेषता क्या है? बिंब दर्मिता, ठीक है, उनकी विशेषता यही है कि वो बिंबों मतलब उन्होंने बिंब दर्मिता होता है कि जैसे सूरज की लाल किरणें जो है वो पर्वत पर छा गई, ठीक है, तो ये क्या है, हम हमारे अंदर क्या बन गया, एक दृश्य बन गया ना, हमने सोच लिया कि हाँ वहाँ पे ऐसा हुआ होगा, ठीक है, तो यही है बिंब दर्मिता की, मतलब पाठक जो पढ़ने वाला है उसके मन में चित्र बन जाए, ठीक है, वो पूरी तरह से समझ जाए। तो यही है शमशेर सिंह की कविता की प्रमुख विशेषता कि उन्होंने सीधे सरल स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है और जो भी पढ़ेगा वो आसानी से उस चीज़ का चित्र बना के जो है वो समझ सकता है, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे और इसका आंसर होगा बिंब दर्मिता, ठीक है। नेक्स्ट है त्रिलोचन की कविता का प्रमुख आधार क्या है? त्रिलोचन जी भी एक कवि हैं, ठीक है, उनकी इसका आंसर होगा लोक जीवन। त्रिलोचन की कविता का प्रमुख आधार मतलब बेसिक क्या है? लोक जीवन के बारे में। केदारनाथ अग्रवाल की कविता में किसका चित्रण अधिक मिलता है? तो केदारनाथ की जो कवि हैं उनमें जो किसका चित्रण मिलता है? तो श्रमिक जीवन का, ठीक है, मतलब किसानों के जीवन का इसमें ज़्यादा वर्णन जो है वो मिलता है। नेक्स्ट है प्रगतिवादी कविता का मूल स्वर क्या है? इनकी कविता का मूल स्वर है सामाजिक यथार्थ, ठीक है, मूल स्वर मतलब कि बेसिक जो स्वर है, ठीक है, उन्होंने किस चीज़ के बारे में बोला हुआ प्रगतिवादी कविता में? तो सामाजिक यथार्थ, समाज के बारे में, ठीक है, जैसा समाज था उसी को उजागर जो है वो किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रगतिवादी साहित्य पर किस विचारधारा का प्रभाव था? तो इसका आंसर होगा मार्क्सवाद का, ठीक है, मार्क्सवाद का इस पर जो है वो प्रभाव था। अब मार्क्सवाद है क्या? तो मार्क्सवाद है कि अमीर और गरीब में जो असमानता है, ठीक है, उनको जो है वो किसी तरह से किसी भी टाइप से जो है वो समानता नहीं मिली हुई है, तो उस चीज़ को कम करना, ठीक है, मतलब गरीबों के बारे में सोचना, गरीबों के बारे में आवाज़ उठाना, तो ये था प्रगतिवादी साहित्य की विचारधारा, ठीक है, तो उस पर किस चीज़ का इफेक्ट था? तो वो मार्क्सवाद का ही था, ठीक है, प्रगतिवादी साहित्य पर। अब नेक्स्ट है प्रगतिवादी कवियों ने किस वर्ग का पक्ष लिया? तो उन्होंने किस वर्ग का पक्ष लिया? अब हमें पता चल ही क्या है कि उन्होंने जो वो किसानों और मजदूरों का, मार्क्सवाद क्या बोलता है
गरीब और अमीर के बीच की जो असमानता है उसको कम करना, उसको नष्ट करना। तो उन्होंने क्या किया, प्रगतिवादी कवियों ने किस वर्ग का पक्ष लिया, किसानों और मजदूरों का। ठीक है, नेक्स्ट है प्रगतिवादी कविता किसका विरोध करती है, किसका विरोध करती है वो, एक्सप्लॉटेशन। ठीक है, शोषण का विरोध जो है वो करती है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, पंक्ति जो है वो किस कवि की है, सिंहासन खाली करो, तो ये किसकी है, दिनकर जी की, रामधारी सिंह दिनकर जी की, कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये आपने कविताएं पढ़ लेनी है, उन्हीं से ही ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है प्रगतिवादी कविता की भाषा सामान्यतः कैसी होती है, तो इसका आंसर होगा सरल और जनभाषा। ठीक है, प्रगतिवादी कविता की जो मतलब लैंग्वेज है वो किस तरह की है, सरल और जनभाषा। तभी तो उन्होंने मजदूरों और किसानों की आवाज़ उठाई है, उनके बीच में जो भेदभाव है अमीरों और गरीबों का, उसको उन्होंने उजागर किया है। तो उनकी भाषा भी सरल और जनभाषा ही होगी। नेक्स्ट है प्रगतिवादी कविता का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो क्या है, समाज में परिवर्तन लाना। ठीक है, अमीर गरीब के जो बीच अंतर है उसको कम करना, उसको नष्ट ही कर देना, समाज में क्या लाना, चेंजिंग लाना। ठीक है, यही इनका क्या है, एक ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था। प्रगतिवाद का संबंध किस बात से अधिक माना जाता है, तो किस बात से माना जाता है, यथार्थवाद से। ठीक है, क्या है ये यथार्थ, मतलब कि यथार्थवाद यही है कि जैसा भी उसमें समाज में चल रहा था उसका ही चित्रण करना। ठीक है, गरीबों का संघर्ष कर रहे थे, मजदूरों का शोषण हो रहा था। ठीक है, वो उसी टाइप की चीज़ों को उजागर करना है ना, तो वही क्या है, हमारा यथार्थवाद है। तो प्रगतिवाद का संबंध किस बात से अधिक माना जाता है, तो वो किस बात से अधिक माना जाता है, यथार्थवाद से। नेक्स्ट है प्रगतिवादी कवियों ने सबसे अधिक किस विषय को अपनाया है, तो उन्होंने किस विषय को अपनाया है, जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में देखा। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, आम जनजीवन। ठीक है, उन्हीं की बातों को उन्होंने उजागर किया है। नागार्जुन को अन्य किस नाम से जाना जाता था, तो उनको क्या कहा जाता है, यात्री। ठीक है, उनको जो है वो यात्री भी कहा जाता है, क्योंकि वो घुमक्कड़ किस्म के आदमी थे। ठीक है, घुमक्कड़ घूमते रहते थे। तो अगर आपको ऐसा भी क्वेश्चंस में आए तो वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के जो थे वो कवि थे नागार्जुन जी। नेक्स्ट है प्रगतिवादी कविता का केंद्र क्या है, केंद्र क्या है, मानव जीवन। ठीक है, जो भी उस टाइम घटित हुआ है उसी चीज़ों को उन्होंने बताया हुआ है। नेक्स्ट है प्रगतिवादी काव्य में किस भावना को प्रमुखता मिली है, उन्होंने क्या किया, भक्ति तो करी नहीं, श्रृंगार तो करा नहीं, करुणा तो करी नहीं, उन्होंने विद्रोह और संघर्ष करा है प्रगतिवादी काव्य में। नेक्स्ट है प्रगतिवादी काव्य का उद्देश्य क्या है, तो उनका उद्देश्य क्या था, समाज में समानता स्थापित करना, समाज में जो है इक्वालिटी लाना। ठीक है, मतलब अमीर गरीब के जो बीच अंतर था, खाई थी, उसको क्या करना, कम करना। ठीक है, नेक्स्ट है प्रगतिवादी कविता का केंद्रीय भाव क्या है, तो क्या है उनका केंद्रीय भाव, मानवता और सामाजिक न्याय। ठीक है, जो भी समाज में चल रहा था, जो भी गरीबों के साथ शोषण हो रहा था, उस चीज़ को उन्होंने उजागर किया हुआ है, उस चीज़ की उनको न्याय दिलवाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। ठीक है, उसी के आधार पर उन्होंने कविताएं लिखी हैं। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। और अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को शेयर करने ना भूलें। थैंक यू।